तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। वैसे ये पॉकेट संविधान है, पॉकेट संस्करण है कॉन्स्टिट्यूशन का। हे स्टूडेंट्स, स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में हमने 2 पार्ट पूरे कर लिए हैं। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता। आज बारी है भाग 3 संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार की या मूल अधिकार की। ठीक है, देखो सिंपली क्वेश्चंस जो आते हैं, चाहे रीट हुई, चाहे पटवार हुई, चाहे कांस्टेबल भर्ती हुई, चाहे टीचिंग का कोई भी एग्जाम्स हुआ, राइट, इनमें क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कौन से भाग में है, कौन कौन से अनुच्छेद है और क्या क्या नाम है उन 6 मौलिक अधिकारों का, इतना इनफ रहेगा। नहीं, अब प्रश्न तथ्यात्मक के साथ समझ के आधार पर भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौलिक अधिकार का इंट्रो आपके लिए काफी होगा, नहीं, हमें मास्टरी नहीं करनी है मौलिक अधिकार में, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि हम समझ के आधार पर आंसर कर सकें। आज के वीडियो में हम मौलिक अधिकार की सबसे पहले परिभाषा समझेंगे, उसके बाद विशेषताएं समझेंगे और फिर थोड़ा इतिहास जान के एक एक अनुच्छेद को क्लियर करेंगे। उनके अंदर क्या क्या गुंजाइश है, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके हिसाब से अपन पूरी अपनी कंटिन्यू वीडियोस लेके आएंगे। इसमें काफी वीडियोस बन जाएंगे, मेरे हिसाब से पार्ट काफी बनेंगे। चलिए, इन सबसे पहले समरी की बात कर लेते हैं। जैसा कि हर स्टूडेंट जानता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में, अच्छे से याद रखिएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्लियर? देखिए, मौलिक अधिकारों को वैसे आपको समझना चाहिए, ट्रिक रटने से तो ट्रिक बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आप पहले 6 मौलिक अधिकार देखिए और फिर एक ट्रिक ध्यान में रखिए तो आपको याद रह जाएगा। तो भारतीय संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 है। उसकी जो स्टोरी है वो आगे समझाएंगे आपको। फिलहाल हम इंट्रो ले लेते हैं, एक एक का नाम जान लेते हैं, राइट। चलिए, भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 21 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, ठीक है, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार अभी नहीं है, तो डायरेक्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब इनके लिए ट्रिक नॉर्मली जो हम यूज करते हैं कि चलो याद रह जाएगा, ठीक है। तो समानता और स्वतंत्रता 2 बहनें मान लो, तो इन्होंने क्या किया, समानता और स्वतंत्रता ने शोध करके, राइट, शोध करके संस्कृत में संविधान बनाया। कैसे? फर्स्ट समानता और स्वतंत्रता दोनों आ गए, समता के अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। समानता और स्वतंत्रता ने क्या किया, शोध किया। शोध किया तो कौन सा अनुच्छेद बने, शो से बना शोषण के विरुद्ध अधिकार और ध से बना धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। समानता और स्वतंत्रता ने शोध करके क्या किया, संस्कृत में, मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृत में संविधान बनाया, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलो, ये तो परिचय हो गया 6 मौलिक अधिकारों का, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। साधारण भाषा में बात करते हैं, क्योंकि देखो हमारी फैमिलीज भी डेमोक्रेसी में चलती है, राइट, तानाशाही में नहीं चलती है। ये जो जितनी भी अपनी परिवारों में क्या होता है, जो हम शासन व्यवस्था चलाते हैं, ठीक वैसे ही परिवार की व्यवस्था चलती है। तो इसके अकॉर्डिंग एक बार मौलिक अधिकार को सरल भाषा में समझ लेते हैं और फिर टर्म्स कंडीशन के साथ क्या क्या कंडीशंस लग के मौलिक अधिकार में मिले हैं वो समझ लेंगे। चलो, आप एक चीज सोचो कि हमारे घर में क्या किसी ने कहा कि आपको खाना नहीं मिलेगा या आपको खाना मिलेगा? नहीं ना, हमें पता है कि घर के अंदर हमें खाना मिलना हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, हमारा अधिकार है, ठीक है ना, और ये घर के संविधान ने हमें दिया है, ठीक है। तो किसी दिन मम्मी पापा में हो जाता है झगड़ा, राइट। अब जो मम्मी है वो कहती है आज घर में खाना नहीं बनेगा और कोई खाना नहीं खाएगा, है ना। अब भाई हमारा तो फंडामेंटल राइट है खाना खाना, अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो हमारे स्वास्थ्य पे गलत प्रभाव पड़ेगा,
तो ये क्या हो गया, हमारे लिए अनिवार्य हो गया, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी हो गया क्या, खाना खाना। तो पहली चीज क्या आई, अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य हो गया। अब कोई हमें तो ये अधिकार मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, घर के संविधान से मिला है कि घर पे खाना मिलता है, तो ये हमें मिला है, किसने दिया है, घर के संविधान ने दिया है, घर के संविधान ने ये हमें दिया है। अच्छा, अब मम्मी ने घोषणा कर दी, अब हमें हमारा फंडामेंटल राइट खाना नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे, हम पापा के पास जाएंगे, मतलब शरण लेंगे उनकी, अपने मौलिक अधिकार के हनन के लिए हम किसकी शरण लेंगे, ठीक है ना, हम शरण लेंगे। तब पापा कहेंगे कि भाई आपस में समझाइश करेंगे, जो भी करेंगे, पैचअप कर लेंगे या कुछ भी करेंगे, पर पापा मम्मी को कहेंगे कि आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप खाना खाने का अधिकार छीन ले परिवार से, है ना। तो मम्मी हस्तक्षेप नहीं कर सकती हमारे फंडामेंटल राइट में, तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। क्लियर। अब इस एग्जाम्पल से हम संविधान की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। देखिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है, अभी हमने क्लियर किया ना, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है, मौलिक है ना, उनके बिना हमारा व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता, हमारे लिए परमावश्यक है वो अधिकार, वे अधिकार अब मौलिक है, इस कारण हमारे संविधान ने नागरिकों को दिए हैं, ठीक है। तो किसने दिए हैं, संविधान ने दिए हैं, राइट। चलिए, अब चूंकि संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं, तो इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता या राज्य हमसे ये छीन नहीं सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो संविधान ने हमें बताया है कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करेंगे, हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इन 4 पॉइंट से मौलिक अधिकार क्लियर होता है। अब डेफिनेशन के साथ बोलते हैं, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य हैं, इसलिए संविधान ने नागरिकों को दिए हैं, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और कोई मौलिक अधिकारों को छीनता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। चलो, मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से मौलिक अधिकार क्लियर हो गया होगा, और इन 4 पॉइंट्स पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप अपनी समझ के आधार पर आंसर कर सकते हैं। देखिए, अब हम विशेषताओं की बात करेंगे, उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि कॉन्सेप्ट अपन अच्छे से क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा मानिए कि क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में कौन से अनुच्छेदों में वर्णित हैं, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा, 12 से 35 तक, है ना। और क्वेश्चन आ जाए कि नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेदों में दिए गए हैं, तो क्या आंसर बनेगा, 14 से 32 तक, ठीक है। अब ये समझ के आधार पर ही क्लियर किया ना अपन ने, क्योंकि 12 और 13 हमें इसके बारे में बताता है, 33, 34, 35 भी इसके बारे में, इसको घटाना बढ़ाना या इससे असंगत होने पर क्या होगा, या राज्य क्या है, विधि क्या है, जो भी इससे संबंधित चीजें हैं वो क्लियर कर रहे हैं। पर एक्चुअल अधिकार कहाँ से दिए गए, अब ये भी अपन ने पढ़े थे ना, 14 से 32 तक, है ना। तो ये जब हम एक एक अनुच्छेद को समझेंगे तब हम ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। या मैं यूं कहूं, अभी रीट के एग्जाम में काका कालेकर के आयोग के बारे में पूछा गया। अब स्टूडेंट ये सोचते हैं, भाई ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था। क्यों नहीं था, फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ते हैं, अनुच्छेद 16 हम पढ़ते हैं, आरक्षण की बात जब हम समझते हैं, तो हमें पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेकर आयोग और उसके बाद के आयोगों को थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अपन अपना ये क्लियर करेंगे मूल अधिकार को। अब हम बात करते हैं मूल अधिकार की विशेषताओं की, ठीक है। चलिए, देखो, ये कुछ विशेषताएं यहाँ लिखी है, इसके अकॉर्डिंग जब अपन इसे एक्सप्लेन करेंगे तो मूल अधिकार अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ चलते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मूल अधिकार विस्तृत अधिकार पत्र है। अब विस्तृत अधिकार पत्र क्यों है, देखिए, मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, आगे अपन समझेंगे इस चीज को, लेकिन वहां भी इतना विस्तृत, इतना सारा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। पूरे विश्व के सभी संविधानों के अधिकार पत्र इतने विस्तृत नहीं है जितना भारतीय संविधान का भाग 3 का अधिकार पत्र है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर टोटल 23 अनुच्छेद हैं। अब आप
दिमाग में सोचिए कि 23 अनुच्छेद कैसे है। वो इस तरह से देखो, 12 से चालू हो रहा है, ठीक है ना, 12 13 चीजें समझाई गई है, 14 से मूल अधिकार हमें देने की बात की गई है, और 12 से लेके 30 तक, और उसके बाद 32 से 35 तक, ठीक है। इस तरह ही है ना हमारे पास मौलिक अधिकार। 31 तो निलंबित हो चुका है, 31 अब मौलिक अधिकार नहीं है, आगे समझेंगे, पर काउंट करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कुल 23 अनुच्छेदों में अधिकार पत्र है। मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों में क्लियर किया गया है? कुल 23 अनुच्छेदों में। तो सबसे विस्तृत अधिकार पत्र ये हो गया। तो इससे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे विस्तृत अधिकार पत्र किस देश के संविधान में? भारत के में। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार को क्लियर किया गया है? 23 अनुच्छेदों में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सीमित। मौलिक अधिकार क्या है? सीमित है। सीमित कैसे है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों पे कोई प्रतिबंध ही नहीं लग सकता, है ना, और मौलिक अधिकार मिल गए बस अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो रहेंगे ही नहीं। देखो 2 कंडीशंस हैं, जैसे 2 नहीं काफी कंडीशंस हैं एक्चुअली। जैसे आपातकाल, आपातकाल में भी मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, आगे समझेंगे अपन इन्हीं में। और हाँ, जैसे भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध मौलिक अधिकारों पर भी लगाए जा सकते हैं। तो ये सीमित नहीं है, सॉरी सीमित है, असीमित नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है मौलिक अधिकारों की रक्षा और वाद योग्य। देखो अभी अभी हमने कहा कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट कोई छीन लेता है हमसे, तो हम क्या करेंगे? न्यायालय में जाएंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। हमारे अधिकारों की गारंटी, रक्षा की गारंटी कौन देता है? न्यायालय देता है, ठीक है। तो रक्षा करता है, और ये वाद योग्य है क्योंकि हम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में इसमें जा सकते हैं, और हम हमारे अधिकारों की शरण ले सकते हैं कि हनन हुआ है और कोर्ट हमारी मदद करेगा। तो ये वाद योग्य है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक अधिकार में से वाद योग्य क्या है? तो मौलिक अधिकार है। जब हम नीति निर्देशक तत्व समझेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि वो क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रकृति। अब नॉर्मल जो मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है, तो वो एक्सप्लेन कर पाएंगे? जब तक वो समझ विकसित नहीं करें, नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ देखो प्रकृति को कैसे समझेंगे? मौलिक अधिकारों की प्रकृति है नकारात्मक। अब वो कैसे है? क्योंकि मौलिक अधिकारों को राज्य के विरुद्ध दिया गया है, ठीक है। राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो निषेधाज्ञा हो गई एक तरह से। तो ये नकारात्मक प्रवृत्ति के है, क्योंकि राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता और राज्य के विरुद्ध हमें ये प्राप्त हुए हैं। चलिए अब देखो इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकारों का आखिर उद्देश्य क्या है संविधान में रखने का? उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। देखो डिक्टेटरशिप होगी, तानाशाही होगी, तो व्यक्ति के अधिकार जीवित रह ही नहीं सकते, क्योंकि जो तानाशाह होगा, जो वो चाहेगा वही होगा। तो हमारे यहाँ कौन क्या है? लोकतंत्र है, जनता का राज है। तो मौलिक अधिकार कौन से लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कैसे करते हैं? देखो जब कभी भी राज्य सरकारें अपने कठोर कानून लागू करती हैं, ठीक है, और उसमें व्यक्ति के अधिकारों को कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट में है, इसलिए वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, है ना। तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना यहाँ हो रही है। उसके बाद का पॉइंट है प्रभावित। ये जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमने किससे प्रभावित होकर लिए हैं, अगर ये प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से। जी, अमेरिका के संविधान से, जो कि 1791 का, हाँ 1791 का जो अधिकार पत्र था, ठीक है, उससे प्रभावित होकर हमने ये संविधान में लिया है, ठीक है। चलो अब प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? देखिए मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं, है ना। व्यक्ति में नागरिक भी आता है, जो भारत देश का नागरिक है, और विदेशी व्यक्ति भी आ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो सभी है ना। पर कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए हैं, और ये प्रश्न बन जाता है। तो कौन कौन से हैं वो भी आपको याद करना होगा। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। लेकिन विदेशी के साथ ये हम कर सकते हैं भेदभाव, है ना, क्योंकि वो हमारे भारतीय क्षेत्र में तो हमारे हिसाब से कानून चलेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो ये जो है ये सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है।
अच्छा, इसके साथ 2-3 प्रश्न और बन जाते हैं। जैसे अगर ये पूछ लिया जाए ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं, मोस्टली मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध मिले हैं, पर ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति पर जाति करने से रोकते हैं या व्यक्ति की व्यक्ति से रक्षा करते हैं, तो वो मौलिक अधिकार होंगे मेरे हिसाब से, हाँ, 17 अस्पृश्यता का अधिनियम व्यक्ति को व्यक्ति की जाति से रोकता है ना, 15(2) और 29, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23। तो ये ऐसे अधिकार हैं 17, 15(2) और 23 जो व्यक्ति को व्यक्ति से रक्षा करवाते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब हम मेन बात करते हैं जो क्वेश्चन खूब बनता है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, पहला प्रश्न। तो आंसर होगा भाग 3, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन 2, मैग्ना कार्टा क्या है? देखिए, इंग्लैंड के राजा थे जॉन किंग जॉन, इंग्लैंड के किंग जॉन ने 15 जून 1215 में एक घोषणा पत्र जारी किया। ये घोषणा पत्र क्या था? इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। क्या था इस घोषणा पत्र में कि भारत के भाग 3 मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया? क्योंकि उस घोषणा पत्र में व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था पहली बार, ठीक है ना। भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लैंड में किंग जॉन ने जो 15 जून 1215 को घोषणा की थी, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था और मौलिक अधिकार में भी व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। क्लियर हो गया? चलिए, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपातकाल में। अब देखो, आपातकाल तो बहुत अलग स्थिति हो जाती है, जो अभी सामान्य स्थिति है उससे ठीक विपरीत हो जाती है। तो ऐसे में क्या मौलिक अधिकार हमारे एज इट इज हमें मिलेंगे? इसमें भी कुछ चीजें हैं। देखिए, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं आपातकाल में, है ना, पर अनुच्छेद 20 और 21, अपराध से दोष संबंधी संरक्षण और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये निलंबित नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, 352 के द्वारा जो युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति होती है, इसके अंदर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 निलंबित किया जा सकता है। क्लियर? देखिए, अपन ने, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में, वहां बहुत क्लियर है, हर अनुच्छेद का एक बार इंट्रो दिया हुआ है कि इस अनुच्छेद में क्या है, और ये आपको याद रहना चाहिए, तभी आगे का संविधान हमें समझ में आएगा, है ना। चलिए, ये क्लियर हो गई आपातकाल की बात। अब देखो इसमें क्या है, स्थायी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्थायी नहीं है, बिल्कुल स्थायी नहीं है। अनुच्छेद 368, बताइए अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अपन ने पढ़ा है, संवैधानिक संशोधन से, है ना। तो संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको सीमित किया जा सकता है, ये स्थायी नहीं है, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इस पे 2 केसेस भी आए थे और उसके बाद कुछ संशोधन भी हुआ था, आगे पढ़ेंगे अपन। फिलहाल आप ये याद रखिए कि स्थायी नहीं है, क्योंकि 368 अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन करके इन्हें घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेंदी पॉइंट है। जब अपन थियोरी पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की तो उसे क्लियर करेंगे। अभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और नॉन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए इतना कह सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है उसका मतलब होता है कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है, कोई भी कानून, कोई भी विधि, तो न्यायालय उसकी समीक्षा करके, उसका पुनरावलोकन करके, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं होता है उसको अवैध घोषित कर देता है। अब हम मौलिक अधिकारों के संदर्भ में समझेंगे, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन 3 अनुच्छेदों से प्राप्त होता है। कौन कौन से? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। देखिए, 226 में हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, और कुछ रिट्स के द्वारा वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, कुछ रिट्स से वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 जो हम अभी पढ़ेंगे उसमें क्लियर किया गया है कि कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों की अनुरूप नहीं है, है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसे खत्म कर देंगे। और भी इसमें क्लोज है, कैसे क्या क्या वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कौन से 3 अनुच्छेद हैं? 13, 32, 226। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक समीक्षा। इसके अंदर जो संविधान के अकॉर्डिंग विधि नहीं है उसे अवैध घोषित करता है न्यायालय, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत लेंदी है, अलग से इसका वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। अभी इसके लिए इतना जरूरी था, वो अपन ने क्लियर कर लिया। चलिए, अब देखिए, विशेषताएं तो क्लियर हो चुकी हैं, है ना।
अब हम ये समझते हैं कि भाई 7 से 6 कैसे हो गए मौलिक अधिकार। ठीक है, देखो मूल संविधान में थे 7 मौलिक अधिकार। कितने थे? 7। और वर्तमान में कितने हैं? 6। कैसे? मूल संविधान में हमको संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, है ना, वो स्टार्टिंग की बात है। पर चूंकि हमारा उद्देश्य भारत में असमानता कम करना है, ठीक है, और विषमता कम करना है, तो कहीं ना कहीं इस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था संपत्ति का मौलिक अधिकार। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, आपको याद रखना होगा ये कि किसके द्वारा, सॉरी, ये होगा 44वें संविधान संशोधन। और किस सन में हुआ था ये? 1978 के द्वारा। क्या किया गया? अब देखो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ यही जानते हैं कि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। नहीं, 2 चीजें हुई थी इससे। क्या हुआ था? अनुच्छेद 19(1) च, इसमें भी संपत्ति के अधिकार संबंधित बात थी, और अनुच्छेद 31, ये दोनों अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिए गए। अब हटा दिए गए, जैसे ये हटे, क्योंकि 19 वाला था उसमें तो एक चेक क्लॉज में था, और 31 खुद एक अनुच्छेद था संपत्ति का अधिकार, तो ये 7 से हो गए 6। अच्छा, 7 के साथ प्रश्न आता है, अरे भाई हटा दिए तो गए कहां, है ना। ये जो संपत्ति का अधिकार है, अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, ये हमारा एफआर नहीं रहा है, अब ये हमारा कानूनी अधिकार हो गया है, विधिक अधिकार हो गया है। और संविधान में ये कहाँ है? संविधान में है भाग 12, याद कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, अनुच्छेद 300 क में। ठीक है, भाग 12 अनुच्छेद 300 क में। अब ये कानूनी अधिकार हो गया है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के अनुरूप जो भी इससे संबंधित चीजें थी, जो भी मैं बता रही हूँ कि ये कंडीशंस हैं, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन कानूनी अधिकार के अनुरूप जो उसके साथ बिहेव होगा, जो उस पर लागू होगी, वो चीज होगी संपत्ति के अधिकार के साथ। चलिए, अब ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ इसका हिस्ट्री समझ लें, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें ये तो पता नहीं चाहिए कि ये आई कहाँ से, है ना। देखिए, विश्व स्तर की बात करें तो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ इतना समझ लो कि मैग्ना कार्टा जो हुआ उससे भी प्रभावित है, और फिर भारत में अमेरिकी संविधान से प्रभावित हुआ। भारत की बात करें कि ये बात उठी कहाँ से, ठीक है, तो आप ये देखो कि सबसे पहले 1895 में ये हुआ स्वराज विधेयक। ठीक है, सबसे पहले किसमें हुआ? 1895 स्वराज विधेयक। इसमें क्या हुआ? इसमें सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग की गई। इसमें सबसे पहले क्या किया गया? मौलिक अधिकार की मांग की गई। उसके बाद हुआ, इधर कर लेते हैं, उसके बाद हुआ ये जो नेहरू समिति बनी थी उसमें 1928, यहाँ 1928। अच्छा, नेहरू समिति में कौन से नेहरू जी थे? मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू जी के फादर, इनकी अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त हुई थी 1928। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो आयरिश संविधान है, आयरलैंड का संविधान है 1921 का, उसकी तरह हमारे संविधान में भी कुछ अधिकार मौलिक अधिकार के शीर्षक से दर्ज होने चाहिए, ऐसी मांग की थी इन्होंने। उसके बाद में 1931, आप थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पे। ठीक है, 1931 में क्या हुआ? कांग्रेस का कराची अधिवेशन, बहुत फेमस अधिवेशन है, जब अपन अलग से इस चीज को पढ़ेंगे तब मैं क्लियर करूंगी। तो 1931 का कराची अधिवेशन, इसमें क्या हुआ? इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान में होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1946 की, कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 कैबिनेट मिशन ने भी सुझाव दिया कि मौलिक अधिकारों की ये समिति गठित होनी चाहिए। तो फिर परामर्श, संविधान सभा की परामर्शदात्री समिति थी जिसके अध्यक्ष थे पटेल जी। इन्होंने 2 समितियां गठित की, उप समितियां। पहली जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों से संबंधित, दूसरी एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित। इन दोनों उप समितियों की अनुशंसाओं पर ही संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, इन मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। तो हिस्ट्री अपन ने समझ ली, राइट। चलिए, अब क्या होता है? यहां तक तो क्लियर हो चुकी है चीजें, किस तरह से ये होगा। अब हम एक एक अनुच्छेद को क्लियर करेंगे। आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है, ऐसा करते हैं अनुच्छेद 12 और 13 को क्लियर कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर समानता के अधिकार से अपन अलग से लेके आते हैं। ठीक है, चलिए,
अनुच्छेद 12 की बात कर लेते हैं। देखो बार बार एक शब्द कहे जा रहे हैं हम लोग, राज्य संक्षेप नहीं कहेगा, राज्य की विरुद्ध दी गई है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात? नहीं। इसी भाग में ये क्लियर किया गया कि भाग 3 में राज्य शब्द का क्या अर्थ होगा। क्या कहा गया इसमें राज्य की परिभाषा दी गई। जो भाग 4 हम आगे पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी यही परिभाषा लागू होती है, पर आगे जब हम फिर संसदीय प्रणाली वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें थोड़ा अलग आ जाएगा, वो अलग से समझेंगे। चलो अभी भाग 3 और 4 के अकॉर्डिंग राज्य की परिभाषा क्या है उसे समझ लेते हैं। देखो राज्य की परिभाषा क्यों दी गई वो तो क्लियर हो गया कि बार बार राज्य हम बता रहे हैं फंडामेंटल राइट में, तो ये राज्य है क्या, इस राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा। देखो सबसे पहली चीज जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी वो पहली चीज है भारत सरकार और संसद। ठीक है, पहली चीज क्या है? भारत सरकार और संसद। अच्छा, भारत सरकार से क्या समझोगे? मोदी जी का मंत्रिमंडल। ठीक है, और संसद से क्या समझोगे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन यही पूछ लिए कि मौलिक अधिकार के राज्य के अंतर्गत क्या राष्ट्रपति आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि संसद आती है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड, राज्य के विधानमंडल है ना, और राज्य सरकार, वही चीज सेम, ये राज्य स्तर पे आ गया। ठीक है, राज्यों के मंत्रिमंडल, राज्य सरकार और विधानमंडल। विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा, और कुछ राज्यों में चूंकि विधान परिषद भी है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है स्थानीय प्राधिकारी। क्या आता है? स्थानीय प्राधिकारी। इनको भी राज्य शब्द के अंतर्गत लिया गया है। स्थानीय प्राधिकारी जैसे पंचायत, नगर निगम, ये जो लोकल बॉडीज हैं, इनको भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है। ये भी हनन नहीं कर सकते हैं हमारे मौलिक अधिकारों का। ठीक है, अच्छा अन्य की बात करें तो देखो कोर्ट का डिसीजन था, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो भी निजी इकाइयां हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं, अगर वो राज्य के रूप में काम कर रही है कहीं भी राज्य के रूप में अथॉरिटी से, तो वो भी राज्य शब्द के अंतर्गत माने जाएंगे। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि बार बार जो फंडामेंटल राइट्स में राज्य शब्द का प्रयोग हो रहा है, उस राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, लोकल बॉडीज और ऐसी प्राइवेट एजेंसीज जो राज्य के रूप में काम कर रही है वो सब आएंगी। तो ये सब उन पर लागू होता है। अनुच्छेद 12 क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं। देखो अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया, पहले वो समझ लेते हैं। मूल अधिकारों से असंगत, ये वर्ड देखो क्या लिखा है इसमें, असंगत, मतलब ऐसा कोई कानून जो मूल अधिकारों के अनुरूप नहीं है, मूल अधिकारों के विरुद्ध है या मूल अधिकारों के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, असंगत है, उनका क्या होगा? अल्पीकरण करने की विधियां बताइए इसमें। अल्पीकरण मतलब उस भाग को जो मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग नहीं है उसको खत्म करना, उसको अल्पीकरण कर दिया जाएगा, उसके बारे में बात की गई है। मतलब क्या हुआ? मतलब वो मौलिक अधिकारों को क्षुण्ण कर दिया। ठीक है, मौलिक अधिकार को किसी तरह से आप खत्म नहीं कर सकते हो। अगर कोई कानून ऐसा आएगा तो उसका अल्पीकरण कर दिया जाएगा। कैसे, उसे समझ लेते हैं। इसमें 4 क्लोज दिए गए हैं, एक एक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 13(1) की। ये किससे संबंधित है? संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले की बात कहाँ हो रही है? 13(1) में। जब संविधान लागू हो गया था उसके बाद की बात कहाँ हो रही है? 13(2) में। दोनों का डिफरेंस समझ लीजिएगा आप। 13(1) में क्या कहा जा रहा है कि संविधान प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियां, मतलब उस टाइम में जो कानून भारत में चलता था, है ना, उन विधियों में उस मात्रा तक, ये वर्ड हमेशा न्यायिक पुनरावलोकन में काम आता है, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, उस मात्रा तक वो विधि शून्य हो जाएगी जो एफआर से असंगत है। क्लियर? इस अनुच्छेद में एक सिद्धांत काम कर रहा है जो है आच्छादन का सिद्धांत। अब आच्छादन का सिद्धांत क्या है? आच्छादन का सिद्धांत यह है कि संविधान पूर्व की जो विधियां हैं जो एफआर से असंगत है उन्हें आच्छादित कर लिया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा। मतलब देखो, अगर संविधान से पहले कोई चीज हुई है तो उस समय जो कानून था उसके अकॉर्डिंग ही उस पर बात होगी, है ना।
वो कानून प्रवृत्त रहेगा उस समय की परिस्थिति में। फंडामेंटल राइट से जिस मात्रा तक वो मिसमैच हो रहा है उसको आच्छादित कर लिया जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। क्या है? संविधान के पश्चात। इसमें क्या है? इसमें ये है कि संविधान के पश्चात राज्य द्वारा कोई विधि बनाई जाती है जो कि एफआर से असंगत है, उससे उस मात्रा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये सब न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर रहे हैं बार बार। एफआर से मिसमैच हुआ, शून्य घोषित हो जाएगा, वैध घोषित हो जाएगा। कौन करेगा? कोर्ट करेगा। ठीक है ना? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसके पास। कहीं संविधान में लिखा नहीं है न्यायिक पुनरावलोकन शब्द। अगर प्रश्न बने न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? कहीं नहीं लिखा गया है। किस अनुच्छेद के आधार पर दिया गया है? अनुच्छेद 13, 32, 226। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। संविधान के पश्चात। संविधान के पश्चात राज्य के द्वारा कोई भी विधि बनाई जाती है और वो एफआर से मिसमैच है, उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसके अंदर कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है? इसके अंदर काम कर रहा है पृथक्करण का सिद्धांत। मतलब उतना पृथक कर दिया जाएगा जितना एफआर से असंगत है। देखो पृथक्करण में क्या होता है कि कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों से असंगत है उसे उस मात्रा तक शून्य कर दिया जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य खत्म नहीं किया जाएगा या पूरा अधिनियम शून्य नहीं किया जाएगा, पृथक से उसको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब पूरा अधिनियम रहेगा पर जो उस अधिनियम का मात्रा, उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत यहाँ काम कर रहा है? पृथक्करण का सिद्धांत। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 13(3). विधि शब्द का अर्थ दिया गया है, बार बार शब्द आ रहा है विधि विधि विधि। विधि क्या है? बहुत डीप क्वेश्चन है और आगे के वीडियोस में, आगे के भागों में से क्लियर करेंगे। पर यहाँ एफआर से रिलेटेड विधि शब्द में क्या क्या आएगा आप उसे सुन सकते हैं। ठीक है? एफआर के अंतर्गत विधि शब्द में आएंगे सभी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, ठीक है, और अधिनियम। क्लियर? अब बात करते हैं अनुच्छेद 13(4). अनुच्छेद 13(4) पढ़ने से पहले हम दो केसेस को समझते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा। देखिए बार बार ये आया कि विधि के अंतर्गत ये आते हैं और विधि एफआर के अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए वरना वो असंगत होती है, इसका अल्पीकरण हो जाएगा। तो प्रश्न ये उठा, क्या संवैधानिक संशोधन इस विधि के अंतर्गत आता है ना? मतलब संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर विधि के अंतर्गत आता है तो नहीं कर सकते ऐसा, है ना? तब एक शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद था 1951। ठीक है? कौन सा था? शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ। ठीक है? 1951। इस वाद में क्या कहा गया? इस वाद में कहा गया कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है ना? इसके आधार पर 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 13(4) जोड़ा गया। ठीक है? याद रखना 13(4) किससे जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन 1971। किसके आधार पर? शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद 1951 के आधार पर, है ना? ये जोड़ा गया। इसमें क्या था? इसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात, क्योंकि अनुच्छेद 13 बार बार ये कह रहा है कि विधि अगर एफआर से असंगत है अल्पीकरण कर दिया जाएगा, तो अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368, याद रखना संविधान संशोधन का अनुच्छेद है, के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी या यूं कहें कि लागू नहीं होगी। ये वही बात हो गई ना, क्योंकि वो विधि के अंतर्गत नहीं है तो वो तो कर सकता है, तो 13 की बात 368 पे लागू नहीं होती है। इस चीज को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये इतना इंपॉर्टेंट वाद है, संविधान पढ़ने वालों को तो ये समझना ही चाहिए। पहले इस पे बात हो चुकी है अपनी प्रस्तावना में, पीछे की वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, इसके अंदर इसको वैध ठहराया गया। 24वें संविधान संशोधन को उन्होंने कहा ठीक है 368 विधि के अंतर्गत है ना, और 368 पर अनुच्छेद 13 की बात लागू नहीं होती है। पर एक चीज कह दी केशवानंद भारतीवाद, जो इसकी स्पेशलिटी है, संविधान का आधारभूत ढांचा, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी इसको, है ना,
उसके अंतर्गत ये चीज आती है, तो आप उसका हनन नहीं कर सकते हो। इसको ध्यान में रखते हुए आप 368 के तहत संविधान संशोधन करके इसको घटा बढ़ा या चेंजेस कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए अभी अनुच्छेद 12-13 क्लियर हो गया है। वीडियो बड़ा हो गया है, अपन अभी नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आते हैं समानता के अधिकार का। ठीक है, थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं क्लियर तो करना चाहती हूँ, पर बहुत कुछ ऐसा रहता है जो और भी कुछ बताना होता है, पर वो बड़े वीडियोस हो जाते हैं। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है किसी खास टॉपिक को और भी डीपली समझने की, कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी और बताने की। हालांकि जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, उतना तो मैंने क्लियर करने की कोशिश की ही है। थैंक यू।